हम लोग पढ़ेंगे आज जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इतना हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेसिक चीज है, इसको हमें एकदम तैयार रखना है ताकि जो है अगला जो आने वाला टॉपिक है हम जो उसको आसानी से समझ सके। तो समझिए कि बहुत छोटा टॉपिक है और बेसिक चीज है, तो इसको आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, पहला क्या है, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जिस तरह से आपका क्षेत्र होता है आप लोग का क्षेत्र, मान लीजिए झगड़ा करते हैं किसी से तो कहते हैं कि आ जाना हमारे क्षेत्र में, प्रभाव हम दिखाएंगे ना। उसी तरह से जो है आवेश का भी क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र उसको कहेंगे। मान लीजिए कोई भी आवेश है, आप कितने आवेश को जानते हैं? दो आवेश को, एक धनावेश जानते हैं, एक ऋणावेश जानते हैं। तो जो धनावेश होता है या वो चाहे ऋणावेश होता है, कोई भी आवेश क्यों ना हो, कोई भी आवेश हो, वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वैद्युत आवेश है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा एकदम आसान है, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? भाई अब मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब भी एक आवेश के निकट कोई दूसरा आवेश रखते हैं आप, तो उस आवेश पर या तो आकर्षण का बल लगता है या तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो हमें कब बल लगेगा? जब हम उसके क्षेत्र में जाएंगे। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि ये धनावेश है और धनावेश के चारों तरफ का ये जो है क्या, मान लीजिए क्षेत्र है, ये इसके चारों तरफ का क्षेत्र है। तो अगर कोई हम आवेश इस क्षेत्र में लेके जाएंगे तो यह आवेश क्या करेगा, उस पे बल लगाएगा। अगर धन आवेश लेके जाएंगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश लेके जाएंगे तो उसको आकर्षित करेगा। तो भाई हम कह सकते हैं ना कि ये आवेश है, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है, तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अच्छा, अब जो है आप समझिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई आवेश रखते हैं हम लोग, ये आवेश है, स्रोत आवेश है, बहुत ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यहाँ पे कोई आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, इतना छोटा होता है कि थोड़ा सा भी बल लगेगा ना तो अपने स्थान से हट जाएगा, उसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश। थोड़ा सा बल लगेगा वहां से अपने स्थान से हट जाएगा, और इसका उपयोग हम लोग जो है कहां पे वैद्युत क्षेत्र है और कहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है उसको पता करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इस पे थोड़ा सा बल लगेगा, ये अपने स्थान से हट जाएगा, तो बताइए इस पे कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का लगेगा कि प्रतिकर्षण का लगेगा? इस पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो भाई इस पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो ये इधर जाएगा ना। तो ये जब हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे क्या करता है, उस पे वैद्युत क्षेत्र जो है बल लगाता है, वह उस प्रभाव को या उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को अनुभव कराता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी इसीलिए हम बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा लिखिए वैद्युत क्षेत्र का। देखिए, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर, जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं परिभाषा। अब वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा पहले समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए बाबू ध्यान से देखिए,
जैसे पूछेंगे वैसे आपको बताना। मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो है धनावेश है ये ना। अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो इस पर क्या होगा, इस पे बल लगेगा। किस दिशा में लगेगा, बाहर की दिशा में लगेगा, लगेगा ना, इस पे बाहर की दिशा में बल लगेगा। तो अगर इसको हम स्वतंत्र आवेश है, मतलब इसको अगर पकड़े हुए नहीं है, बस यहाँ पे केवल रखे हुए हैं, तो यह क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा। और जब इस पे बल लगाएगा तो स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, इधर गति करने लगेगा, करेगा ना। जब इधर गति करेगा तो गति करने वाला जो उसके पीछे से जो मार्ग बनेगा ना, जो मार्ग बनेगा उस मार्ग को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश को रखते हैं तो उस धनावेश की जो गति का जो मार्ग होता है, उस गति के मार्ग को ही हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे। मतलब जिस पथ पर वो गमन करना शुरू कर देगा, जिस पथ पर वो गति करना शुरू कर देगा, उस गति करने वाले पथ को वैद्युत बल रेखा कहेंगे, ये ना। अगर आपको कह दिया जाए कि आप जो है वैद्युत बल रेखा की दिशा प्राप्त करिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक आवेश लेंगे, है ना, आवेश लेंगे। आप जानते हैं कि आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अच्छा, उसमें एक परीक्षण आवेश रखेंगे, स्वतंत्र रूप से रखेंगे, मतलब कि पकड़ना नहीं है, बस उसको रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे उस पे वैद्युत बल लगेगा और वह क्या करना है, गति करना शुरू कर देगा। तो जिस पथ पर गति करना शुरू कर देगा उस पथ को आप क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। भाई बल की दिशा बदलेगी तो भाई उसकी पथ का भी दिशा बदलेगा, गति का दिशा बदलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे गति कर सकता है, जैसे अगर बल जैसे अगर बदल रहा है तो भाई बल बदलने से, बल की दिशा बदलने से भाई उसकी पथ की दिशा भी बदलती जाएगी। तो जो है जो वक्र बनेगा या जो रेखा बनेगा उसी रेखा क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। हो जाएगा परिभाषा, नोट किया जाए। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, नोट करिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को, किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को, धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। हो गया, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, एकदम आसान परिभाषा लिखवाया है कि जब भी अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश आप रखते हैं, सिंपल तरीके में अगर कोई भी पूछता है आपसे, कोई भी पूछता है तो आप ऐसे नहीं कि रटा हुआ परिभाषा बताना है, रट के परिभाषा नहीं बताना आपको। सिंपल से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश में कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। जैसे उसको रखते हैं तो वह बल के प्रभाव की वजह से क्या करता है, गति करने लगता है। तो भाई वो जिस मार्ग पर गति करने लगेगा उसी मार्ग को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे, या वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा चाहे वैद्युत बल रेखा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अब हम वैद्युत बल रेखाओं का प्रारूप देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रारूप। किस तरह से जो है वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेसिक चीज है, इसको एकदम तैयार रखना है। आप देखते रहिए ध्यान से। तो क्या पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए सब लोग, वैद्युत बल रेखाओं का प्रारूप। वैद्युत बल रेखाओं का प्रारूप, पैटर्न कहते हैं इसको, पैटर्न कहा जाता है, प्रारूप देखेंगे हम लोग। हो गया ना। पहला देखिए, धनावेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखा या रेखाएं। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक धनावेश है, तो धनावेश के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखिए यहां पे एक धनावेश है, तो जो धनावेश होगा ना, अगर इस धनावेश में अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई धनावेश ये धनावेश है और यहाँ पे कोई परीक्षणावेश रखते हैं Q0, तो भाई बताइए इस पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षक का बल लगेगा। तो ये इधर गति करेगा ना,
अच्छा, यहां पे रखेंगे तो किधर गति करेगा? ऊपर गति करेगा। यहां पे रखेंगे तो इधर गति करेगा। यहां पे रखेंगे तो नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक ना? मतलब कि जहां पे रखिए ठीक उसी दिशा में वो बाहर की तरफ गति करना शुरू कर दे रहा है। मतलब कि अगर हर जगह पे अगर विद्युत क्षेत्र रखें या विद्युत आवेश रखें तो हर जगह पर जो आवेश होगा वो बाहर की तरफ क्या करेगा? गति करेगा। मतलब कि इसके द्वारा जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धनावेश के द्वारा वो बाहर की तरफ है, उसके चारों तरफ बाहर की तरफ है। तो इसके चारों तरफ अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना है तो कैसे खींचेंगे? एकदम आसान तरीके में आप ये धनावेश मान लीजिए, ठीक, और हमने जब चारों ओर इसके रख रहे हैं तो ये बाहर की तरफ गति कर रहा है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ है। धनावेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर है? बाहर की तरफ है। बात समझ में आया? ऐसे हम खींच सकते हैं। एक धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होता है? तो भाई जो धनावेश के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं धनावेश से उत्पन्न होकर के ये कहां समाप्त होंगी? अनंत पर समाप्त होंगी। कहां समाप्त होंगी भाई? अनंत पर। यह अनंत दूरी तक जाएगा। और ध्यान रखिए जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्या याद करना है? जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। याद रहेगा? तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां समाप्त होंगी? अनंत पर। मतलब कि वहां पे जाते जाते समाप्त हो जाती हैं। और जब वहां पे समाप्त हो जाती हैं तो बताइए अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्लियर? तो ये कहां तक जाएंगी? तो अनंत तक। और इसको आगे बिंदुदार लाइन से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो बोलिए हम आपसे अगर पूछे कि बताइए कि एक धनावेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह कैसी होती हैं? तो आप कहेंगे कि एक धनावेश के कारण जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह धनावेश से उत्पन्न होकर के बाहर की ओर अनंत पर समाप्त होती हैं। बाहर की ओर अनंत पर समाप्त होती हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई शक? नोट करिए। ये पहले हेडिंग लिख लीजिए, एक लाइन बोल दे रहे हैं फिर से चित्र बनाइए। ये लिखिए धनावेश द्वारा उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं। जहां समझ में नहीं आएगा बोलना है, ठीक है? जहां समझ में नहीं आएगा बोलना है, नहीं तो ये नहीं कि भाई गोइयों में हूं या भैंसियों में हूं या दोनों में हुए हूं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलिए हो गया ना? ये बोल रहे लिखिए। देखिए धनावेश द्वारा उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं, धनावेश द्वारा उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं, उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर धनावेश से प्रारंभ होकर बाहर की ओर, धनावेश से प्रारंभ होकर बाहर की ओर अनंत पर समाप्त होती हैं। अनंत पर समाप्त होती हैं। अनंत पर समाप्त होती हैं। हो गया? अनंत पर समाप्त होती हैं। चित्र बनाइए इसके नीचे। ये बनाने एक चित्र बनाइए। ये तो हमने समझाने के लिए बनाया भाई। वो चित्र बनाइए उधर वाला। महंगा चित्र है, कोई करोड़ का हमने बनाया है, काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, करोड़ों लगा है भाई। अब मान लीजिए जो वैज्ञानिक जो इसको खोजा है कितना वर्ष उसने गवाया है कि नहीं? आज हम लोग इस रूम में बैठे बैठे, इस कमरे में बैठे बैठे इसका पूरा जो है अध्ययन कर ले रहा है बस 1 घंटे की क्लास में। लेकिन इसके पीछे कितने वैज्ञानिकों ने कितना मेहनत किया है, उनका तो परिश्रम है। बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगने के बाद से ये समय आज जो है ज्ञान हम लोग अर्जित है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बोलिए हो गया? अच्छा अगला दूसरा नंबर दीजिए, ऋणावेश द्वारा उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं। ऋणावेश द्वारा उत्पन्न
वैद्युत बल रेखाएं। अब जो है ऋणावेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं, ये ना अब बताना है, जैसे पूछेंगे वैसे आपको बताना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई ऋणावेश रख दिए हैं, सब सारे ऋणावेश है, और इस ऋणावेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, उसका हमें दिखाना है कि भाई ये कैसा होता है। खुद आप बता सकते हैं कि इसका वैद्युत बल रेखा कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई परीक्षण आवेश रखे हम लोग प्लस क्यू नॉट, तो ये बताइए कि ये वैद्युत आवेश किस दिशा में गति करेगा? अंदर की तरफ गति करेगा। अच्छा, यहाँ पे रखे हैं तो ये यहाँ पे रखे तो इधर गति करेगा। अच्छा, इसी को यहाँ पे रख दे, नीचे की तरफ गति करेगा। यहाँ पे रख दे अंदर की तरफ, यहाँ पे रख दे, मतलब कि हमारा पढ़ाना सफल हो गया नहीं। अब बता दे रहा है कि किधर गति करेगा, तो अब ये भी तो अनुमान लगा सकते हैं, ये भी तो अनुमान लगा सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा इसकी तरफ होगा। सभी तीर चिन्ह अंदर की तरफ होगा, मतलब इसमें हम लिखेंगे एक ऋणावेश के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है वह अनंत से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है। अंदर की होती है इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये ना नोट किया जाए, चित्र बनाते हैं। देखिए, ऋणावेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। थोड़ा याद कीजिए आप लोग, घर से पढ़ के आइए, मिटा दें इसको, याद कीजिए, याद करना बहुत जरूरी है। और याद करेंगे और फिर बना रहे आप लोग, फिर भी बनाइए, याद भी कीजिए, क्योंकि मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। सांस लेकर वक्त गंवाना जिंदगी नहीं, ठीक है? इस बात पे ध्यान दीजिए, केवल सांस लेकर के जो है आप जो है जिंदगी गंवाने के चक्कर में मत रहिए, कुछ काम भी करिए, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमें जो है एक धनावेश और एक ऋणावेश के बीच जो है जो वैद्युत बल लगता है उसके बीच जो है हमें क्या करना है? वैद्युत बल रेखा को खींचना है। तो देखिए, एक यहाँ पे धनावेश रख देते हैं, ठीक है, और एक ऋणावेश रख देते हैं। तो जब धनावेश और ऋणावेश रहेगा एक दूसरे के पास, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। तो इस तरह के पैटर्न में, इस तरह की स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो क्या करती हैं? वो धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश में समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे इसमें होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होंगी, ऐसे धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर खत्म होंगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेंगी सब, और यहाँ पे अंदर की तरफ बनाइए। कितना महंगा? देखिए परिभाषा देख लीजिए। इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एक बात और समझाना चाहेंगे यहीं पे, ध्यान दीजिए सब लोग, यहाँ पे पहले लिख दीजिए। हो गया, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या समझाएंगे? देखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, वो धनावेश से प्रारंभ हो रहा है, अब कहां समाप्त हो रहा है? ऋणावेश पर। अच्छा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक बार धनावेश से ऋणावेश पे आ जाएगा ना, वह दोबारा वापस घूम के इसके पास नहीं जाएगा। ये बंद वक्र नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह बंद वक्र नहीं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, एक खुला वक्र है।
अभी यहाँ पे बनाए थे आप धनावेश के द्वारा, तो बाहर की तरफ चला गया था ना, तो बाहर से वापस आया था, लेकिन वापस का कोई जिक्र किया है नहीं किया है। तो बंद वक्र नहीं होता, एक खुला वक्र होता है। मतलब कि अगर ये जा रहा है ऊपर वाला ये वाला, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, दोबारा जो है ऐसा नहीं कि घूम करके वापस जाएगा फिर से आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बंद वक्र खुला वक्र होता है और धनावेश से प्रारंभ होगा, अनंत पर समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? नोट करिए चित्र को, नोट करिए, कहां सदमा में नोट करिए। अब जो है अगला नंबर लिखिए, दो समान धनावेशों के बीच, दो समान परिमाण के धनावेशों के बीच लिखिए, दो समान परिमाण के धनावेशों के बीच, दो समान परिमाण के धनावेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं। तो उसमें डैश करके लिखिए दो समान परिमाण के धनावेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, दो समान परिमाण के धनावेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं और उनके बीच एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, और उनके बीच एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, और उनके बीच एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। देखिए जब यहाँ पे थोड़ा देखिए बाबू ध्यान से, जब यहाँ पे कोई धनावेश रखेंगे ना, धनावेश कोई रखेंगे तो वो ये भी इधर भी समान, मतलब इधर अगर 2 कूलम का आवेश है तो इधर भी 2 कूलम का आवेश है, तो क्या होगा, यह जितना बल लगाएगी इस दिशा में, यह भी उतना ही बल लगाएगी इस दिशा में, लगाएगा ना, दोनों समान परिमाण लगाएंगे तो किधर भी गति नहीं करेगा। और जब गति नहीं करेगा तो वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई जब स्वतंत्र आवेश गति करना शुरू कर देता है तो उसके मार्ग को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कह रहे हैं या बल रेखा कह रहे हैं। तो भाई ये गति नहीं करे तो वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाता है। समझ में आया बात? नोट करिए, दो असमान आवेशों के बीच, अगला हेडिंग दीजिए, लास्ट नंबर है, दो असमान आवेशों के बीच, आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, दो असमान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं। मिटा के गलती करती है, नहीं मिटाए होते तो हो गया तब उसी से। हाँ देखिए फिगर वैसे ही रहेगा, समझ लेते हैं आप लोग, है ना, इतना तो समझदार अब हो ही गया है कि अब समझ लेंगे, है ना। ये दो असमान परिमाण का है, मतलब कि एक ज्यादा, मान लीजिए Q1 ज्यादा है और Q2 कम है, तो भाई एक ज्यादा है एक कम है, अब समान नहीं है, ठीक है। तो भाई इनमें भी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, एक ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एक कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो यह ज्यादा तो ज्यादा धक्का देगा, यह कम है तो कम धक्का दे पाएगा। तो जो न्यूट्रल जो बिंदु प्राप्त हो रहा था, उदासीन जो बिंदु प्राप्त हो रहा था, वह बीच में प्राप्त ना होकर के एक किनारे प्राप्त होगा, बीच में प्राप्त ना होकर के किनारे प्राप्त होगा, एक साइड में प्राप्त होगा। समझ में आया बात? क्योंकि अब जो है मान लीजिए कि यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो भाई मान लीजिए कि ये Q1 आवेश है, ये इससे R1 दूरी पर है उदासीन बिंदु, इससे R2 दूरी पर है, तो इसके लिए एक संबंध भी आता है। इसके लिए संबंध क्या आता है? तो ये संबंध ये आता है Q1 अपान R1 का स्क्वायर बराबर होगा Q2 अपान R2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसके लिए संबंध भी होता है। फिगर वैसे जैसे बनाए थे, अभी चित्र बनाए थे ना, वैसे बनाना है, बस न्यूट्रल जो बिंदु होगा वो बीच में ना होकर के किनारे कर दीजिए और ये R1 R2 लेकर के फार्मूला लिख लीजिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लिखिए कुछ, देखिए इसमें उदासीन बिंदु बीच में ना होकर, इसमें उदासीन बिंदु बीच में न होकर एक किनारे पर होता है, एक किनारे पर होता है, एक किनारे पर होता है। हो गया बाबू? बस ये नोट कर लीजिए।